सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान, राजनीति के सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत या राजनीति के मूल आधार, इस पुस्तक में से पांचवा पाठ वैज्ञानिक पद्धति और सिद्धांत निर्माण। बहुत से विद्यार्थियों ने इसके बारे में कमेंट भी किया था कि हमें वो पांचवा पाठ वैज्ञानिक पद्धति वाला पाठ अच्छी तरह से समझाया जाए। तो मैं आपसे आपकी ही अनुरोध पर यानी आपकी ही डिमांड पर आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। इस पाठ को हम सारांश में किस प्रकार समझ सकते हैं, इससे पहले के जितने भी पाठ है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। वहां प्ले लिस्ट में जाइए और राजनीति विज्ञान की अलग से लिस्ट बनी हुई है। वहां पर राजनीति विज्ञान के, हिस्ट्री के और इंग्लिश के, हिंदी साहित्य के, जनरल हिंदी के वो सभी पाठ है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। वहां पर प्ले लिस्ट में आप चले जाइए। इसके अलावा आप सर्च करके भी जा सकते हैं। आपको सर्च करना है चैनल का नाम CCAYDR रोज यानी FYDR लेक्चरर। इस प्रकार आप जब सर्च करेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पाठ आप में एक बहुत अधिक नई एनर्जी भरेगा और हम राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन करेंगे कि इस पाठ का मकसद क्या है। इस पाठ का मकसद है कि क्या राजनीति विज्ञान विज्ञान है, क्या राजनीति विज्ञान जो है वो विज्ञान है। इसके आधार पर हमें ये पाठ पढ़ना है। अब हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान कह सकते हैं अथवा राजनीति को राजनीति शास्त्र कह सकते हैं कि अथवा अन्य जो सामाजिक क्षेत्र की जो विषय हैं उनके अंतर्गत रख सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान क्या विज्ञान है, इसके विषय में हमें पढ़ना है। तो इससे संबंधित देखिए आपके प्रश्न कैसे आ सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति से आप क्या समझते हैं, वैज्ञानिक पद्धति के मुख्य चरणों की विवेचना कीजिए। आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली के तरीके बताइए। राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर सिद्धांत निर्माण में क्या कठिनाइयां आ रही है वो बताइए। मॉन्टेस्क्यू ने वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इस प्रकार के ये जो चार प्रश्न है, इन प्रकार के प्रश्नों में से आपके प्रश्न इसमें बनते हैं, तो वो प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीति यानी वैज्ञानिक पद्धति या सिद्धांत निर्माण है क्या। राजनीति विज्ञान विज्ञान यानी इस शब्द से ही हमें स्पष्ट होता है कि इसका मुख्य आधार वैज्ञानिक पद्धति है। भाई अपन वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान कह रहे हैं तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं इसमें विज्ञान के लक्षण मौजूद है। तो राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन की परंपरा किसी न किसी रूप में अरस्तु के काल से चली आ रही है और विज्ञान शब्द का प्रयोग समय समय पर अलग अलग अर्थों में किया गया है। जैसे कभी इसे दर्शन शास्त्र कहा गया, कभी इसे व्यवस्थित ज्ञान कहा गया, कभी विशेष बुद्धि कही गई और वर्तमान में जो है विज्ञान को भौतिक विज्ञानों के लिए लिया जाता है। यानी विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें तथ्य होते हैं वो सत्य होते हैं। क्या होते हैं? सत्य होते हैं। जब कहीं भी उनका प्रयोग किया जाता है तो उनके परिणाम निश्चित होते हैं। तो प्रश्न था आपने कि वैज्ञानिक पद्धति से क्या अभिप्राय है, राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति से क्या अभिप्राय है। वैज्ञानिक पद्धति वास्तव में वैज्ञानिक विश्लेषण और अनुसंधान से त्रुटियों एवं पूर्वाग्रहों को समाप्त करने वाली क्रियाओं तथा प्रक्रियाओं के नियमों का नाम है। यानी जो गलतियां हैं, यानी विज्ञान वो अनुसंधान है, वो खोज है जिसके माध्यम से हमारे मन में किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह है, अर्थात हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह है या हमारे मन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही है किसी फैक्ट को लेकर के, किसी तथ्य को लेकर के, तो उन तथ्यों को, उन क्रियाओं को समझाना विज्ञान का नाम है। और जो थाउलेस्ट हैं वो वैज्ञानिक पद्धति के बारे में कहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति जो है सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रविधियों की एक व्यवस्था है। सामान्य जो नियम है उन नियमों की खोज करना और उन खोज करने की एक प्रविधि है, वो एक वैज्ञानिक पद्धति है जो कि विभिन्न विज्ञानों में कई बातों से भिन्न होते हुए भी सामान्य चरित्र को बनाए रखती है। यानी हालांकि राजनीति विज्ञान है वो अन्य विज्ञानों से भिन्न है। अन्य विज्ञानों से भिन्न तो अपने आप ही है। जैसे मान लो अन्य विज्ञानों में, पदार्थ विज्ञानों में यदि हम लें तो जैसे मान लो क्लोरीन गैस बनाई जाती है, क्लोरीन गैस बनाने में कौन कौन सी चीजें कितने अनुपात में मिलाई जाती है, तो उसमें तो वो निश्चित है। लेकिन राजनीति विज्ञान में ये कोई निश्चित मायना नहीं है, फिर भी इसको राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विश्व के प्रति एक मनोवृत्ति निश्चित होती है। सत्यापनीय ज्ञान क्या व्यवस्थित निकाय और खोज करने का एक तरीका है। इस अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान की सभी शाखाओं में सर्वत्र एक सी है। वैज्ञानिक पद्धति है
वो जहां कहीं भी हम जाते हैं उसका नियम समान मिलता है। अर्थात वैज्ञानिक जो पद्धति है उसके सारे नियम है वो समान होते हैं, सब जगह एक सी होती है। और वैज्ञानिक पद्धति के बारे में एक और कहा जाता है कि वैज्ञानिक पद्धति का लक्ष्य पर्यवेक्षण द्वारा तथ्यों को जानना, उनको संकलित और वर्गीकृत करना होता है। वैज्ञानिक पद्धति का एक लक्ष्य जैसे पर्यवेक्षण करना, कोई भी लक्ष्य है उस लक्ष्य का की जांच करना, और जांच में क्या रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के आधार पर तथ्यों को लिख करके संकलित करके उनको विभाजन करना, अर्थात कि ये कौन किससे संबंध रखते हैं। और चौथी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है कि वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु या घटना को जैसी है वह है उसी रूप में उतना ही जाना जाता है, न कम और न अधिक। यानी जैसे मान लो हम उसका जो वर्णन करते हैं उस वर्णन में हमें पूरा पूरा सही वर्णन करना होता है। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ यह है, उसमें ना तो हम बड़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं और ना ही उसके हम कम लिख सकते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति वो चीज है जो घटना को या तथ्य को उसी रूप में जानता है जिस रूप में वो है, ना तो उससे कम होता है और ना ही उससे अधिक होता है। अब जैसे वैज्ञानिक पद्धति के जो चरण है वो 3 प्रकार के हैं। एक तो लुंडबर्ग के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण हैं। उन्होंने एक बताया है कि एक तो काम चलाऊ संकल्पनाएं होती है जिसमें काम चल जाता है, एक तथ्यों का निरीक्षण और आलेखन होता है, एक संकलित तथ्यों का वर्गीकरण होता है, फिर सामान्यीकरण होता है। एक तो ये वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण है जो कि इस वर्ग ने यानी लुंडबर्ग ने बताए हैं। इसके अलावा रोनाल्ड यंग, उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति की सत्यता तक पहुंचने के लिए 5 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए हैं? 5 चरण बताए। वो कहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति में हमें 5 चरणों से होकर के गुजरना होता है। क्या? एक तो परिकल्पना का निर्माण करना, सबसे पहले हमें कल्पना करनी होती है कि कौन से तथ्य की हमें जांच करनी है। फिर उस तथ्य का हमें पर्यवेक्षण करना होता है, उसकी जांच करनी होती है। जांच करके उससे जो भी चीज निकलती है उसका संकलन किया जाता है। संकलन करके उनको आलेखित करते हैं, उनको लिखते हैं। ठीक है। लिखने के बाद जो भी आंकड़े मिले हैं उन आंकड़ों को एक क्रम में या उनकी श्रेणियां बनाई जाती है कि ये इस श्रेणी का, ये ए का है, कि ये बी का है, कि ये सी का है, ये जैसे श्रेणियों में विभाजित करते हैं। फिर श्रेणियों में विभाजित करके और उन श्रेणियों का अलग अलग संबंध निर्धारित किया जाता है, अर्थात उनका वैज्ञानिक सामान्यीकरण किया जाता है। विज्ञान के आधार पर उनको या हम तथ्यों के आधार पर उनकी सत्यता की जांच करते हैं। फिर नियम बनाए जाते हैं। ये वैज्ञानिक पद्धति के 5 लक्षण है। वो किसने बताए? रोनाल्ड यंग ने बताए। इसके अलावा जो अर्नेस्ट ब्रेस्ट है, उन्होंने वैज्ञानिक उपागम के चरण बताए हैं जिसमें 8-9 चरण है। तो उन चरणों से होकर के हमें वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से या वैज्ञानिक पद्धति तक गुजरना होता है। सबसे पहले वो कहते हैं कि परीक्षण करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। यानी जो भी पर्यवेक्षण करने वाली कोई घटना है, वस्तु है या कोई तथ्य है, उनका हमारी इंद्रियों के द्वारा अवलोकन करते हैं। अगर कोई देखने की चीज है तो उसे आंखों से देखते हैं, सूंघने की है तो नाक से सूंघते हैं, स्पर्श करने की है तो अंगुली से स्पर्श करके देखते हैं। तो कोई भी चीज है, कोई भी घटना है, कोई भी तथ्य है, तो उसका सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं, उसके लक्षणों को, गुणों को जानते हैं। फिर उसके गुणों को जान करके उसकी निश्चितता को स्वीकार करते हैं, अर्थात कि हाँ वास्तव में वो कोई चीज है, कि ये निश्चित है। फिर कई बार क्या होता है कि कई बार हमारी जो देखी हुई सुनी बातें होती है वो गलत सिद्ध हो जाती है, और गलत सिद्ध हो जाती है अर्थात जब उनका, जैसे हमें दिख रही कोई चीज अलग है और जब हम उनका परीक्षण करते हैं तो उसका वर्ग अलग निकल जाता है। तो बाद में क्या होता है कि हमारे मन में वो अनुभव या वो सुनी सुनाई बातें वो गलत सिद्ध हो जाती है। जैसे विज्ञान के आधार पर आज हम अभी जैसे लें कि हमारे जैसे मान लो चंद्रमा को हम देखते हैं, चंद्रमा में हमें एक धब्बा सा दिखाई देता है, बहुत सारे लोगों की किंवदंतियां गड़ी हुई है। कोई कहता है कि डोगरी चरखा काट रही है, कोई कहता है कि इसके वो जैसे उस मुनि के द्वारा जो अपने गिल्ले कपड़े से जो उन्होंने मारा था वो निशान है। लेकिन विज्ञान के आधार पर जब देखा गया तो विज्ञान कहता है कि वो एक बहुत बड़ा गहरा खड्डा है जो कि चंद्रमा में दिखाई देता है। तो ये क्या है कि जब विज्ञान के द्वारा देखा गया तो वो प्रमाणित हो गया, नहीं तो पहले हम उनको बातों को मानते थे। तो ये क्या है कि इस पहले परीक्षण किया जाता है, परीक्षण करके फिर उनका वर्णन करते हैं। जो भी चीज जिसको हमने जांच की और उन घटनाओं को जांचने के बाद उनका वर्णन करते हैं,
वर्णन करके और नए साक्ष्य जुटाते हैं, अर्थात उनका परीक्षण करके और नए तरीके जुटाते हैं, और नए तरीके जुटा करके पुराने सिद्धांतों को बदल करके और नए सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। फिर जो नए सिद्धांत प्रतिपादित हो गए, नया सिद्धांत बन गया, तो फिर उस नए सिद्धांत को मापते हैं कि वो सिद्धांत है वो वर्तमान परिस्थितियों में कितना सटीक बैठता है। यानी अध्ययन से संबंधित वस्तु घटना परिमापनीय है तो उसका परिमापन किया जाता है कि वो वर्तमान में कैसा बैठता है। इसके अलावा फिर वो मापने के बाद में उसे स्वीकृति या अस्वीकृति दी जाती है। यानी जैसे मापने पर यदि वो वास्तव में अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बैठता है, या जो एक बार, दो बार, तीन बार में जब उसका परीक्षण किया गया, परीक्षण में तीनों में समान रिजल्ट आए, तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये उसे स्वीकृति दी जा सकती है। अगर रिजल्ट में भिन्नता आई है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। पांचवी बात है, आगमनात्मक सामान्यीकरण किया जाता है। अब जैसे मान लो जो भी तत्व हमें प्राप्त हुए हैं, जिसको स्वीकार कर लिया, स्वीकार करने के बाद में अस्थायी तथ्यों को तथ्यात्मक प्राकल्पना के रूप में प्रयोग करना होता है। अस्थायी तौर पर सामान्य गुणों या घटनाओं से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, अब क्या होता है कि जैसे आगमन, जैसे हमारे समाज में कोई घटना घटित होती है, हमारे समाज में जैसे 1977 में जो चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव हुए थे, और लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी की सरकार थी वही सरकार है वो हार जाती है। तो हार जाती है तो फिर जो कार्यकर्ता है या जो वैज्ञानिक है या राजनीतिज्ञ है, उन्होंने विश्लेषण किया कि हार का कारण क्या है। तो वो क्या है कि फिर उन चीजों को हम तथ्यों पर देखते हैं कि उसका क्या कारण रहा, यानी अस्वीकार करने का क्या कारण रहा, स्वीकृत करने का क्या कारण रहा, फिर रिजल्ट दिया जाता है। फिर उनकी व्याख्या की जाती है, यानी वो घटनाएं देख ली, कारण जान लिए, कारण जान करके उन कारणों की व्याख्या करते हैं। जब हम किसी परिघटनाओं की व्याख्या करते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि हम उन परिघटनाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित, व्यवस्थित और वर्गीकृत करते हैं। फिर सातवीं उनका जो चरण है वो है तार्किक निगमनात्मक। तार्किक निगमनात्मक युक्तिकरण द्वारा उपलब्ध ज्ञान का विश्लेषण होता है। अब जैसे मान लो जो हमें हार के जो कारण मिले, उन कारणों पर विश्लेषण करते हैं, ये कारण कहां से पैदा हुए, इन कारणों पर क्या क्या हुआ, तो फिर क्या है कि उनका निगमनात्मक तर्क दिया जाता है। फिर निगमनात्मक तर्क देकर के उनकी जांच करते हैं कि वो जो सिद्धांत या जो सरकार के द्वारा अपनाई गई जो नीतियां थी, क्या वो वास्तव में दोषपूर्ण थी, या उन्हें किसी प्रचार के माध्यम से उन्हें दोषपूर्ण बनाया गया है। फिर उनका टेस्ट किया जाता है, और वो टेस्ट करके आने वाले समय में उनका क्या परिणाम होना है, उनका निष्कर्ष निकाला जाता है। पुनः उनका परीक्षण किया जाता है। फिर परीक्षण करने के बाद में यदि मान लो हमें हमारे द्वारा जो अपनाई गई प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया, जैसे हमने जो कानून निर्माण किया है, उस कानून निर्माण में कोई घटनाएं गलत थी, तो फिर उसमें संशोधन किया जाता है। यानी वैज्ञानिक निष्कर्ष कामचलाउ होते हैं, उन्हें प्रमाणित न होने तक स्वीकार किया जाता है, फिर उसमें संशोधन किया जाता है। फिर पूर्व कथन आता है। पूर्व कथन ही विज्ञान की प्रायोगिक भूमिका तैयार करता है। तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर भविष्य कथन की क्षमता होनी चाहिए। अब ये कहता है कि भाई, अब जैसे मान लो विज्ञान क्या कहता है कि विज्ञान में भविष्य कथन की क्षमता होनी चाहिए, तभी हम उसे विज्ञान कह सकते हैं। कि जैसे मान लो इतने इतने अनुपात में मिलाएंगे तो फलां गैस बनेगी, ये एक भविष्य है, उसमें वो चीजें निकलेगी, अर्थात इसमें ये परिस्थितियां बनेगी। तो सारी की सारी चीजें वो वास्तव में वो घटित होती है। और जैसे मान लो, जैसे अपना जो विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान ले लो या कोई भी विज्ञान ले लो, वो विज्ञान है वो जैसे चंद्र ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण के बारे में भविष्यवाणी करता है। वो बताता है कि फलां दिन इतनी घड़ी को चंद्र ग्रहण होगा, इतनी घड़ी को सूर्य ग्रहण होगा। तो ये सब घटनाएं हैं वो पूर्व निर्धारित समय के अनुसार होती है, तो वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन हम राजनीति विज्ञान में क्या भविष्यवाणी करें? फिर अंत में आती है अस्वीकृति। यदि उपयुक्त विधि से सभी तथ्यों का पुष्टिकरण नहीं हुआ तो मान्य कथनों को स्वीकार्य धारणाओं में से विलग कर दिया जाता है। यदि मान लो जितने भी तथ्य काम में लिए और वो तथ्य यदि काम नहीं आए, हमारे अनुकूल नहीं है, जनहित के अनुकूल नहीं है, तो उनको क्या करते हैं, अस्वीकार कर दिया जाता है। अब एक प्रश्न बनता है कि आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली के क्या क्या तरीके हैं। आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली में कौन कौन से तरीके काम में लिए जाते हैं? एक तो सर्वेक्षण प्रणाली ली जाती है, सर्वे किया जाता है। वहां के जो जिस क्षेत्र के निवासी है, उन क्षेत्र के निवासियों का पूर्वों का सर्वे किया जाता है कि उनकी क्या सामाजिक स्थिति है, क्या शैक्षिक स्थिति है, क्या उनके राजनीतिक स्थितियां हैं, उनके यानी उनकी गरीबी, अमीरी, हर तरह की स्थितियां उनकी देखी जाती है और सर्वे किया जाता है जनता का।
फिर एक केस स्टडी होती है। केस स्टडी में क्या होता है कि व्यक्तिगत अध्ययन भी किया जाता है। केस स्टडी में क्या होता है, व्यक्तिगत अध्ययन होता है। आदमी जो है वो आदमी की, जैसे मान लो उस सरकार के बारे में क्या धारणा है, उस तथ्य के बारे में क्या धारणा है, प्रत्येक व्यक्ति की हम जो है छोटी छोटी इकाइयों को सीमित करके और उनका अध्ययन किया जाता है और उनका गहराई से अध्ययन करते हैं। गहराई से अध्ययन करते हैं। फिर एक आती है प्रश्नावली प्रणाली। वर्तमान में जो अध्ययन की पद्धतियां हैं, अध्ययन की इकाइयों को कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा जाता है और इसके उत्तर के आधार पर, जैसे मान लो प्रश्नावली, अब जैसे मान लो एक सरकार या कोई भी व्यक्ति है जो राजनीति के हैं, वो राजनीति की क्या करते हैं, कुछ प्रश्न बना लेते हैं और वो प्रश्न बना करके जनता में जाते हैं। अब जनता से उन प्रश्नों का उत्तर मांगते हैं। इस प्रकार वो प्रश्न है वो कम से कम 1000 व्यक्तियों को पूछा। 1000 व्यक्तियों को पूछने के बाद में उनको जो उत्तर मिलने पर कौन से उत्तर है वो ज्यादा है, उनके आधार पर वो सर्वे किया जाता है। एक होती है इसकी साक्षात्कार प्रणाली। साक्षात्कार प्रणाली में क्या होता है कि जो संबंधित व्यक्ति होते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है। एक होती है सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री में क्या होता है, किसी समुदाय के व्यक्तियों के बीच पारंपरिक तनाव खिंचाव का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ये सोशियोमेट्री है। जैसे मान लो दो समाज है, दो समाजों के बीच में कोई तनाव है, उन तनाव का कारण क्या है, उनका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। जनमत मतदान भी होता है। किसी समस्या पर जनता के विश्वास, भावनाएं और दृष्टिकोण को जानने के लिए जनमत मतदान करवाया जाता है कि ये फला चीज है और जनता पर क्या असर करेगी, जनता इसके बारे में क्या रिएक्ट करती है। एक होती है अंक शास्त्रीय प्रणाली और आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। एक अंतिम प्रश्न बन जाता है कि वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर सिद्धांत निर्माण में क्या क्या कठिनाइयां आती है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहने में क्या क्या कठिनाइयां आती है, सबसे बड़ी बात यह है। प्रश्न ये कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहने में क्या क्या कठिनाइयां है। यह सबसे पहली है माप की समस्या। माप का अर्थ है कि जैसे मान लो दूसरे विज्ञान जो है उन सभी का मापन किया जाता है, उनका अचूक मापदंड होता है, लेकिन राजनीति विज्ञान का कोई अचूक मापदंड नहीं है जिसके आधार पर हम, जैसे क्योंकि राजनीति विज्ञान का विषय क्या है, अध्ययन जो कल्याण है, संतुष्टि है, स्वतंत्रता है, इस प्रकार के तत्व है, इनको मापना संभव नहीं होता है। दूसरी बात है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का अर्थ है जैसे मान लो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत वस्तु पर दृष्टिकोण को अपनाना होता है और अध्ययनकर्ता क्या करता है, मानवीय भावनाओं से दूर रहकर के तटस्थता के साथ अध्ययन में संलग्न रहता है। अब यानी जैसे एक आदमी किसी भी घटना का अध्ययन कर रहा है तो वह क्या होता है, मानवीय भावनाओं से अलग होकर के जब वो अध्ययन करता है तो वो राजनीति विज्ञान में संभव नहीं होता है। जैसे कश्मीर का प्रश्न है तो हर व्यक्ति की अलग अलग राय है। महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध हुआ तो उनके अलग अलग राय है। जैसे जो रूसी की क्रांति हुई या जो अन्य जैसे इंग्लैंड की क्रांति हुई, तो इन क्रांतियों पर भी बहुत सारे जो अपने राजनीतिज्ञ थे उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकें लिख डाली। तो ये सब क्या है, उनसे वो प्रभावित हुए और प्रभावित होने पर उनका प्रभाव उन पर कैसे पड़ा उसके बारे में बताया जा सकता है। इसके अलावा सामाजिक जीवन की जटिलता भी है। प्रत्येक समाज पर आंतरिक और बाहरी रूप में अनेक शक्तियां काम करती है। मृत्यु की स्मृतियों और भविष्य की आकांक्षाओं, अपने सदस्यों की भौतिक आवश्यकताओं और अभौतिक संतुष्टियों के संबंध में अपने सदस्यों की इच्छाओं को प्रभावित होता रहता है। अब क्या होता है, सामाजिक जीवन की जटिलताएं हैं। सामाजिक जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं, कुछ ऐसे नियम है जिनका अध्ययन करना यानी विज्ञान के रूप में अध्ययन करना संभव नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में भौतिक घटनाओं और विचारों में जो पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है वह भी एक जटिलता उत्पन्न कर देती है। जो पदार्थ विज्ञानों में इस प्रकार के उदाहरण है। पदार्थ विज्ञानों में तो उनके सामने निर्जीव चीज होती है, लेकिन हमारे सामने सजीव होते हैं और सजीव के लक्षण अलग होते हैं। प्रयोग में असमर्थता, इसमें हम प्रयोग नहीं कर सकते। पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत एक प्रयोगशाला होती है, उस प्रयोगशाला में बैठ करके अपने अपने यंत्रों से मनचाहे प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में ये प्रयोग संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय मानव है और मानव के क्रियाकलाप जो होते हैं वो हमारे नियंत्रण में होते नहीं है, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट हम प्राप्त नहीं कर सकते। एक है इसमें भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव। जो सबसे बड़ी बात है कि पदार्थ विज्ञान के जो नियम होते हैं वो निश्चित होते हैं और उनमें भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन जिसे भौतिक विज्ञानों में ये सही सही बताया जा सकता है कि किस दिन और किस समय चंद्र ग्रहण होगा और किस समय सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन राजनीति विज्ञान में ये नहीं बताया जा सकता कि किस निश्चित विचार का जनता पर क्या असर पड़ेगा, चुनाव में कौन से पक्ष की विजय होगी, ये नहीं बताया जा सकता। हम देखते हैं कि आजकल जो यानी जो एग्जिट पोल के बारे में बताते हैं, लेकिन वो एग्जिट पोल एग्जिट नहीं होते हैं। वास्तव में
पूरे के पूरे सही नहीं बताए होते हैं। तो ये तो थी उनकी। अब क्या है कि वैज्ञानिक विधि जो है या अध्ययन की पद्धति, जो वैज्ञानिक पद्धति, उसका महत्व क्या है। इसके महत्व के बारे में यदि हम जाने तो राजनीतिक वैज्ञानिक अध्ययन मार्ग में अनेक प्रकार की कठिनाइयां और समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी इसे वैज्ञानिकता प्रदान करना उपयोगी है। क्यों? क्योंकि मानवीय समाज का अनुभव इस बात को स्पष्ट करता है कि मानवीय प्रवृत्तियों के अंतर्गत कुछ निरंतरताएं होती है, कुछ बातें रिपीट होती है, कुछ बातें रिपीट होती है जिनके आधार पर हम सामान्य नियमों का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे मॉन्टेस्क्यू ने अपनी परिकल्पना की थी, जिसके आधार पर उन्होंने कहा था कि जिसके पास अबाधित राजनीतिक शक्ति होती है वो इसका दुरुपयोग करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। दोनों ही प्रकार के तर्कों से पुष्टि होती है। तो मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी परिकल्पना की थी? मॉन्टेस्क्यू की परिकल्पना थी कि जिसके पास राजनीतिक शक्ति होती है वह व्यक्ति तानाशाही की ओर प्रवृत्त होने लगता है। तो ये उनकी यानी परिकल्पना थी। राजनीति विज्ञान में भविष्य में सामाजिक विज्ञान विकास के संबंध में जो पूर्व कथन कहे जाते हैं उसके आधार पर भी भविष्य की घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है, क्रांति से बचने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो कुछ आधारों पर जो है हम इसको विज्ञान कह सकते हैं। ये था पाठ। मैं समझता हूं कि ये पाठ आपके अच्छी तरह से समझ में आया है। अच्छी तरह से समझ में आया है तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको पाठ कैसा लगा। अगर पाठ अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, जय भारत।